मिसाल के तौर पे एक हमने बताया था कि P53 जो है ये क्या करता है, ये रिपेयर करवाता है, ऐसा ही है। अभी हमने ये कहा कि अगर P53 इंटैक्ट नहीं है तो डीएनए डैमेज हो जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब डैमेज डीएनए आगे आ गया। अब इस डैमेज डीएनए को जो आगे आ चुका है, अब इसमें क्या होता है कि सेल डेथ हो जाती है सेल की, क्योंकि ये नॉर्मल जैसा तो है नहीं। सेल डेथ के लिए दो मैकेनिज्म है आपके, जिसमें कहते हैं बैक्स एंड बैक पाथवे, और एक होता है BCL2। अब ये जो BCL2 है ये एंटी एपोप्टोटिक है, और जो बैक्स और बैक है वो क्या है, प्रो एपोप्टोटिक है। ये क्या करते हैं, बैक्स और बैक आते हैं और ये इस सेल्स के अंदर आके सुराख करने लगते हैं, परफोरिन्स के जरिए, परफोरिन्स के जरिए आके सुराख करते हैं, सेल स्वेल करता है और सेल बर्स्ट कर जाता है, सेल तबाह हो जाता है। ये दूसरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो नेचर ने दिया है कैंसर ना बनने के लिए। पहला क्या था, पहला था सेल अरेस्ट। P53 और RB ने सेल को रोक लिया था कि जब तक सेल रिपेयर नहीं होगा, डीएनए रिपेयर नहीं होगा, सेल आगे नहीं जा सकता। दूसरा क्या था हमारे पास, बैक्स और बैक, और यही P53 जो है ये बैक्स को अप रेगुलेट करवाता है। जब बैक्स अप रेगुलेट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये प्रो एपोप्टोटिक हो गया, यानी कि अपोप्टोसिस हो जाएगी सेल की। यहां तक क्लियर है हम? आर वी क्लियर? अच्छा, मिसाल के तौर पर अब जो म्यूटेशंस आई थी हमारे पास, इन म्यूटेशंस में एक तो P53 की म्यूटेशन होगी, RB की होगी, बैक्स की होगी, बैक की होगी, BCL2 की होगी। अच्छा, एक और बात, अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए, आप लोग मुझे बताओ, ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि BCL2 जो है ये ओवर एक्टिव हो जाए, तो आपको क्या लगता है, सेल सर्वाइव करेगा, सेल डिस्ट्रॉय होगा? सो कोई सेल डिस्ट्रॉय होगा, सेल डिस्ट्रॉय होगा, सेल सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करेगा। ये एंटी एपोप्टोटिक है, इसके साथ लिख लो, BCL2 इज एंटी एपोप्टोटिक। एंड बैक्स एंड बैक आर प्रो एपोप्टोटिक, वो साइटोक्रोम C सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और सेल डेथ होती है उसके जरिए, वो प्रो एपोप्टोटिक है। तो उनको क्या करता है, ये जो कैंसर वाला सेल क्या करता है, इनको डीएक्टिवेट करता है और इसको प्रो एक्टिवेट करता है। क्लियर? P53 डीएक्टिवेट करेगा, प्रो एक्टिवेट करेगा। वो P53 को कैंसर वाला सेल डीएक्टिवेट करेगा, प्रो एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये तो सेल के प्रोटेक्टर्स हैं, ये गवर्नर्स हैं सेल के, सेवियर्स हैं उसके। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहां इस सारी जंग और जदल से वो सेल निकल करके यहां तक पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है, कैंसर बन जाएगा? इसको RB भी नहीं पकड़ पाया, इसको P53 भी नहीं पकड़ पाया, बैक्स और बैक भी इसको नहीं पकड़ पाए, BCL2 भी इसका ओवर एक्टिव है, ये एंटी एपोप्टोटिक है। अब क्या आपको क्या लगता है, ये सेल बच जाएगा, ये कैंसर बन जाएगा या ये खत्म हो जाएगा? बच जाए, कैंसर बन जाएगा आप कहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको कैंसर बनने के लिए अभी बहुत सारी चीजों की मजीद जरूरत है। जैसा कि पहली चीज, किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है, जैसा कि वेस्कुलोजेनेसिस, वेसल्स जो बनती हैं आपकी, उसके लिए आपको वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है, ऐसा ही है। तो क्या सेल्स को ग्रो करने के लिए किसी फैक्टर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो चलो कुछ फैक्टर्स आ गए, 2-3 फैक्टर्स आ गए, उन्होंने इसको ग्रो। अब फैक्टर कैसे सिक्रीट होते हैं, पहले तो इस पे बात करते हैं, फैक्टर्स कैसे। मिसाल के तौर पे आपको इंजरी हो गई और इंजरी के बाद वुंड बन गया, उस वुंड के ऊपर अब उस वुंड की रिपेयर के लिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होंगे। वो इस सेल की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, ये तो पता नहीं किधर से आया। क्या बॉडी को इसकी जरूरत है इस पर्टिकुलर सेल की? नहीं, ये तो ऐसे ही पता नहीं किधर से आ टपका है ना। तो ये क्या करेगा, ये सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करवाएगा।
यानी कि एक सेल को कैंसर बनने के लिए अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर्स इसके पास होने चाहिए, जैसा कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गए, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर हो गए, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर वी क्लियर? यहां तक समझ आई आप लोगों को कि एक सेल को अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत है। ऐसा ही है ना? कभी आपने ऑस्टियोसार्कोमा का पेशेंट देखे? ऑस्टियोसार्कोमा का कोई पेशेंट नहीं? अच्छा, मैं फौजी फाउंडेशन में काम कर रहा था और मैं ऑन्कोलॉजी वार्ड में एक दफा मैंने विजिट किया। वहां पर एक बच्ची मैंने देखी, शी वाज हार्डली 13 इयर्स ओल्ड और उसको जो है वो आई गेस ऑस्टियोसार्कोमा ही था उसको, आई एम नॉट श्योर, या इविंग सार्कोमा था या ऑस्टियोसार्कोमा था। अच्छा, तो वो जो बच्ची थी, उस बच्ची का अपना वजन 20, 22, 25 किलो हुआ होगा और उसके सिर्फ उस ट्यूमर के बल्क, इतना बड़ा बल्क था उसका ट्यूमर, इतना बड़ा कैंसर। यानी कि आप सबको इस बात का पता है कि ये एक सेल इतना ज्यादा बड़ा ग्रो करते 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 इतना ज्यादा हुआ। ऐसा ही है ना? आप लोगों ने खुद कहा था, मैंने नहीं कहा, आप नहीं कहा था सर ये इनकी प्रोजेनी एक ही सेल है, ये एक ही सेल से आगे निकल के आए हैं, ये मल्टीपल सेल्स नहीं है। ऐसा ही है? अब इसका मतलब क्या है कि उसको अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर की जरूरत हुई होगी ग्रो करने के लिए, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर ये पहले प्रोवाइड करता है। चलो ये मशरूर था, इसने कहा ठीक है भाई, मैं अपने आप को, ओ अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हो? ठीक सर, आप ठीक, आज इसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर्स आ गए। ऐसा ही है? या अनलिमिटेड ग्रोथ फैक्टर आ जाए, या दूसरी एक और चीज होती है जो रिसेप्टर्स होते हैं इसके बाद, जो ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स हैं। यहां मिसाल के तौर पे ये ऑटोनोमस हो जाए, अगर ये ऑटोनोमस हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये ऑटोनोमस होंगे तो क्या हो जाएगा? मजीद एक्टिविटी होने। आप लोगों को पता है सेल कैसे ग्रो करते हैं? आप लोगों को ये पता है कि सेल डिवीजन कैसे होती है? जब मिसाल के तौर पे एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर यहां आकर लगता है तो उसके बाद सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस प्रिवेल करती हैं? हाँ, सेल डिवीजन होगी ना इसके बाद, तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस प्रिवेल करती है पता है आप लोगों को? बेशक माइटोसिस हो, मियोसिस हो, लेकिन कैसे करेंगे ये? वो HER2 न्यू रिसेप्टर। अच्छा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में आपने पढ़ा है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, HER2 न्यू रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। अच्छा चलो एक आसान भाषा में बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, हमारी बॉडी ये चाहती है ये सेल ग्रो करे। मिसाल के तौर पे प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी में आप सबको पता है कि जो ब्रेस्ट बर्ड होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं ताकि मैक्सिमम